नेक्स्ट लेक्चर कॉन्ट्रैक्टर लेजर में, इसमें पहले हम लोग लम सम कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कॉन्ट्रैक्टर लेजर का ड्यू टू ड्यू फ्रॉम मैं आपको बता चुका हूँ। ड्यू टू फिगर जो होती है वो पेमेंट करनी होती है हमें, जो कॉन्ट्रैक्टर पर ड्यू है। ड्यू फ्रॉम अगर हम उसको कुछ दे चुके हैं, ऑलरेडी इशू कर चुके हैं, उसकी रिकवरी करनी होती है। लाइक आपने एडवांस पेमेंट दिया, सिक्योर एडवांस दिया या मटेरियल इशू किया, दैट इज इशूड है, तो ड्यू फ्रॉम हो गया उससे, ठीक है जी। और उसके हम 8 नंबर कॉलम में एंट्रीज करते हैं। कोई अमाउंट आपने विदर्ड कर लिया, मतलब बाद में आपको पेमेंट करना है, दैट इज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टर, तो उसकी एंट्री हम विदर्ड अमाउंट की मैंने आपको बताया था 6 नंबर में करते हैं, करस्पॉन्डिंग हम 9 में करते हैं उसकी एंट्री, ठीक है। उसी तरह से वैल्यू वर्क डन कुछ है, उसने कुछ काम किया है, फिगर है, वो भी ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टर, वो हमें उसके लिए पेमेंट उसको देना है। तो क्वेश्चन में एक बार आया था ड्यू टू ड्यू फ्रॉम करके, उसमें ओपनिंग बैलेंस निकालना था। तो जो भी ड्यू टू फिगर है दैट इज माइनस फिगर ओपनिंग बैलेंस के लिहाज से, ड्यू फ्रॉम फिगर इज प्लस फिगर। अगर आपको ओपनिंग बैलेंस में दिया है, मान लो ओपनिंग बैलेंस आपको दिया है कि कुछ वर्क के लिए, मान लो वर्क ए के लिए आपके पास वर्क ए में ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टर जो है आपका है 1000 रुपीज, और ड्यू फ्रॉम जो है वो है 900 रुपीज। तो ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टर मैंने आपको बताया माइनस फिगर होगी, ठीक है। ड्यू टू माइनस फिगर होगी, ड्यू फ्रॉम जो है वो प्लस फिगर हो जाएगी, प्लस 900, तो आपका ओपनिंग बैलेंस बनेगा -100। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपकी ड्यू टू फिगर मान लो 400 रुपए है, ड्यू फ्रॉम है आपके पास 200, तो ये फिगर जो हो जाएगी माइनस हो जाएगी शो करने के टाइम पे, और ये फिगर हो जाएगी प्लस। अच्छा सेम हो गया, तो इसको 600 कर दो, तो ये फिगर हो जाएगी प्लस आपकी 200, राइट। तो ये वाला ओपनिंग बैलेंस आप कहां लिखोगे? 9 नंबर कॉलम में लिखोगे। ये प्लस वैल्यू है तो ये 8 नंबर कॉलम में, जो ओपनिंग बैलेंस की बात आएगी। तो ड्यू टू ड्यू फ्रॉम इस तरह से मैनेज करेंगे। सिंपली आपको दिया होगा ओपनिंग बैलेंस में इतना ड्यू टू है, इतना ड्यू फ्रॉम है, और जो भी वैल्यूज आएंगे उसको आपको मान लो क्वेश्चन में दिया है कि सेकंड आरेबल में इसकी रिकवरी करेंगे, तो जहां रिकवरी करने जाएंगे वहां इसको रिकवर कर लेंगे। रिकवर कैसे करेंगे? एडजस्ट लिखा होगा, टू बी एडजस्टेड इन ड्यू टू में इतना फिगर है, ड्यू फ्रॉम में इतना फिगर, ये फिगर आ रही है, दिस इज टू बी एडजस्टेड इन सेकंड आरेबल। एडजस्टेड का मतलब कुछ नहीं है, माइनस फिगर को हमें प्लस से चेंज कर देना है, प्लस फिगर को हमें माइनस से चेंज कर देना है, बस ये एडजस्टमेंट होता है, मतलब उसकी एडजस्टमेंट कर दी। तो अगर माइनस फिगर ओपनिंग बैलेंस में उसको एडजस्टमेंट करने के लिए बोला है तो प्लस 100 आ जाएगा आपका उस कॉलम में। अगर माइनस वैल्यू प्लस वैल्यू है तो उसकी माइनस हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। जो आपने पैसा उसको दे रखा है उसकी रिकवरी हो जाएगी, मटेरियल दे रखा है सिक्योर एडवांस या एडवांस, और जो विदर्ड अमाउंट है वो रिलीज कर दोगे तब भी एडजस्ट हो जाएगा। तो ये है, दिस इज टू बी एडजस्टेड इन सेकंड आरेबल है, तो आपको उसका उल्टा कर देना, ठीक है जी। तो अगर दोनों फिगर आपको ओपनिंग बैलेंस में दे रखी तो आपने -100 लिखा, एडजस्ट करने के लिए बोला तो इसी -100 को प्लस कर देना, और कुछ नहीं। ये हो गई ड्यू टू ड्यू फ्रॉम की बात। लम सम कॉन्ट्रैक्ट एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्टर जो है वो न सिर्फ काम करता है बल्कि ड्राइंग डिजाइनिंग पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेता है, ठीक है जी। तो इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर इन द कॉन्ट्रैक्टर विल बी डूइंग द कंस्ट्रक्शन वर्क एज वेल एज प्रिपरेशन एंड ड्राइंग्स, एस्टिमेट, सब कुछ वही करेगा, ठीक है जी। और खास बात क्या होती है लम सम कॉन्ट्रैक्ट की? इसका मेजरमेंट हम इनिशियली नहीं करते हैं, इसमें स्टेजेस प्री डिफाइंड होती हैं, लाइक इतने 10 आरेबल या 15 आरेबल तक का काम होगा, ये पहले से डिसाइड होता है। लेकिन इसमें मेजरमेंट नहीं होता, जैसे नॉर्मल आपका जो बिल होता है, नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो आरेबल होता है, उसमें हम मेजरमेंट करते हैं। इसमें हम मेजरमेंट नहीं करते, आरेबल पे करेंगे लेकिन हम मेजरमेंट नहीं करेंगे। मेजरमेंट नहीं करेंगे तो हमारे पास एफ फिगर नहीं होगा, सबसे खास बात ये है। नॉर्मल आरेबल में सबसे पहले हमें क्या मिल जाता है? एफ फिगर मिल जाता है। यहाँ एफ फिगर बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि मेजरमेंट नहीं हो रहा। मेजरमेंट नहीं हो रहा तो वैल्यू वर्क डन एंड मेजर्ड मिलेगा ही नहीं। ये क्या है? वैल्यू वर्क डन एंड मेजर्ड, सिंस प्रीवियस बिल होता है, वो आपको नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। जिसका मतलब 9 नंबर कॉलम में कुछ नहीं लिखना है, आपको डैश लगाना है, सबसे पहले ये ध्यान रखना। आरेबल होगा लेकिन 9 नंबर में डैश होगा, वर्क डन दिया होगा लेकिन 9 नंबर में डैश होगा, क्योंकि हमने मेजर नहीं किया। मेजर कब करते हैं? लास्ट बिल में जाके मेजर करते हैं, तब तक नहीं करते। इन बिटवीन अगर कुछ एडिशन ऑल्ट्रेशन होता है उसको भी हम उसी में ऐड कर देते हैं। और अच्छा, फिर इसको पेमेंट कैसे करेंगे? अगर हम वैल्यू वर्क डन नहीं लिख रहे हैं तो पेमेंट कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? वैल्यू वर्क डन आपको दिया होगा, वैल्यू वर्क डन दिया होगा, 40,000 आपको दिया होगा, कुछ एडिशन ऑल्ट्रेशन भी होगा, एडिशन ऑन ऑल्ट्रेशन,
ये भी ले लेंगे, ठीक है जी, 10,000, ये भी वैल्यू वर्क डन ही है। टोटल कर देंगे, कितना हो गया जी 50,000। स्पेशल ट्रीटमेंट है इसका, रिड्यूस बाय सिक्योरिटी। अगर सिक्योरिटी लिखा हो, आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट लिखा हो, मान लो कोई परसेंटेज सिक्योरिटी डिपॉजिट का 10% है, तो इन दोनों को जोड़ के इसका 10% माइनस करके और जो वैल्यू आएगी उसको हम एडवांस के रूप में उसको देंगे। मान लो ये 10% है सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल, तो ये आपका हो गया 5,000, ये माइनस कर देंगे और 45,000 उसको एडवांस के रूप में देंगे, एडवांस के रूप में देंगे, ठीक है। और एडवांस कहां जाता है आपका, कॉलम 4 में जाता है। तो इसकी एंट्री हम 45,000 प्लस, हमेशा प्लस होगा ये, जब तक लास्ट बिल नहीं आएगा तब तक ये प्लस एंट्री चलती रहेगी। फिर आगे क्या होगा, फिर कुछ वर्क डन होगा, कुछ एडिशनल अल्टरेशन होगा, रिड्यूस बाय सिक्योरिटी, और हम क्या करेंगे कॉलम नंबर 4 में, तो इसकी पोस्टिंग कॉलम नंबर 4 में करेंगे 45,000, ठीक है जी। 9 नंबर में हम क्या कर देंगे, डैश कर देंगे। इस तरह से इसकी एंट्री आपको करनी लंप सम कॉन्ट्रैक्ट की। सिक्योरिटी डिपॉजिट की जगह सिक्योरिटी विदाउट भी हो सकता है, ठीक है जी, सिक्योरिटी विदाउट, लंप सम कॉन्ट्रैक्ट के लिए बता रहा हूं। सिक्योरिटी डिपॉजिट हो सकता है इसी में, और सिक्योरिटी विदाउट हो सकता है, उसको भी हम क्या करेंगे, मान लो सिक्योरिटी विदाउट है 2,000 रुपए, तो अब हम क्या करेंगे 40,000, दोनों में से कोई एक होगा, प्लस 10,000, ठीक है जी, और माइनस 2,000, ओके, 48,000 आप कॉलम नंबर 4 में लिखो, ठीक है। तो कॉलम नंबर 4 में आ जाएगा 48,000। अच्छा, अब आप यहां करो, यहां कुछ नहीं लिखा तो 5-6 अगर नॉर्मल है और कुछ नहीं है तो 45,000 यहाँ आ जाएगा, ऑब्वियस प्लस वैल्यू करस्पॉन्डिंग आ जाएगी। 48,000 ये कुछ नहीं है तो 48,000 यहाँ आ जाएगा। 9 नंबर में कुछ नहीं आएगा, खास बात ये सबसे पहले ये जानना है, लंप सम कॉन्ट्रैक्ट मतलब 9 नंबर में डैश, जब तक लास्ट बिल पे नहीं हो रहा तब तक। बीच की जो स्टेजेस हैं, कुछ एडिशनल अल्टरेशन है, वो भी वर्क डन में आता है और उसको जोड़ के वैल्यू आती है। रिड्यूस बाय सिक्योरिटी डिपॉजिट या सिक्योरिटी विदाउट, जो भी दिया हो क्वेश्चन में, रिड्यूस बाय जो अमाउंट आएगा दैट इज एडवांस पेमेंट एंड विल बी एंटर्ड इन कॉलम नंबर 4, बस इतना ध्यान रखना है। तो अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ऑब्वियसली कहां आएगी, 8 नंबर में ही आएगी, 9 में कुछ नहीं आएगा, क्लियर। तो लंप सम कॉन्ट्रैक्ट मतलब 9 नंबर डैश, लंप सम कॉन्ट्रैक्ट मतलब हमेशा प्लस वैल्यू आएगी, 4 + 5 + 6 हमेशा प्लस होगा, और हमेशा कहां एंट्री होगी, इस साइड में 8 नंबर में होगी, क्लियर। चलो, तो खास बात क्या थी, वैल्यू वर्क डन, एडिशनल अल्टरेशन, दोनों को जोड़ने के बाद अगर कुछ परसेंटेज रिकवरी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट परसेंटेज में दिया है, इन दोनों को जोड़ के तब माइनस करना है उसका परसेंटेज, सिर्फ 40,000 का नहीं कर देना। और लंप सम कॉन्ट्रैक्ट की पहचान क्या, वैसे तो दिया रहेगा आपके पास, मान लो 3 बिल आपने 3 कॉन्ट्रैक्टर को काम दे रखे हैं ABC, एक हो सकता है नॉर्मल हो, दूसरा लंप सम कॉन्ट्रैक्ट हो, तीसरा नॉर्मल हो सकता है, एक आध उसके पास काम ऐसा भी हो सकता है जो उसने पूरा ड्राइंग डिजाइनिंग से लेके कंस्ट्रक्शन तक का सारा काम उसमें ले रखा है, तो ऐसा हो सकता है, क्लियर। तो उसमें ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें आपको वैल्यू वर्क डन मिलेगा, लेकिन आपको 9 नंबर में नहीं लिखना, क्लियर। चलो, हाँ वो बात अलग है कि अगर आपका फाइनल फिगर आ जाएगा, फाइनल बिल आ जाएगा, तब हम 9 नंबर में लिखेंगे, जो फाइनल एक बार मेजरमेंट होगा, लास्ट में एक बार मेजरमेंट होता है जब काम खत्म हो जाता है, तब हम इसकी रिकवरी कर लेते हैं, एडवांस पेमेंट की, जो अभी तक आपने एडवांस दिया है उसकी हम रिकवरी कर लेते हैं। तो उस केस में यहाँ वैल्यू आती है और यहाँ माइनस आता है, जो भी अभी तक एडवांस दिया है वो माइनस आता है, और बैलेंसिंग फिगर अगर कुछ बनता है प्लस का तो 8 नंबर में डाल देते हैं, क्लियर। ये तो हो गया एडिशनल अल्टरेशन। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया है, वो कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, और इसमें कुछ नहीं। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि लंप सम कॉन्ट्रैक्ट है तो सिर्फ यही रहेगा, लंप सम कॉन्ट्रैक्ट में भी एडवांस पेमेंट हो सकता है, एडवांस पेमेंट हो सकता है, सिक्योर एडवांस हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, वो सारी चीजें वैसे ही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लाइक ये एडिशनल अल्टरेशन का आपको वर्क डन बता दिया, एडिशनल अल्टरेशन बता दिया, रिड्यूस बाय सिक्योरिटी 45,000 की आप एंट्री कर रहे हो, वो कहता नहीं सिक्योर एडवांस भी देना है, ठीक है जी दे देते हैं, ओके, सिक्योर एडवांस भी देना है वो भी दे देते हैं, कुछ मटेरियल इशू करना है 2,000 रुपए का वो भी दे देते हैं, ठीक है। तो अब ये तीनों को जोड़ के आपको वैल्यू लेनी, बस और कुछ नहीं, लेकिन लेना 8 नंबर में, 9 डैश रहेगा हमेशा। तो ये 52,000 यहाँ हो गया, यहाँ पे उसने कहा यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 6,000, यहाँ 2,000 का आपने क्या किया, कुछ एंट्री करी मटेरियल की या कुछ भी, तो ये हो गया आपका 50,000, ये डैश हो गया, इस तरह से चलेगा, इसकी एंट्री इस तरह से होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके एग्जाम में आया है 2009 में, वो कर लेते हैं, लंप सम कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है,
इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल सी एंट्री है और कुछ नहीं। क्वेश्चन 13 है आपका, 2009 में पूछा गया है। 2009 का अच्छा पेपर आया था, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको भी कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं एक बार। पोज द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्टर लेजर ऑफ पी फॉर द मंथ ऑफ May 19 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एंड क्लोज इट। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है आपको, ओपनिंग बैलेंस में वर्क ए के बारे में दिया हुआ है, ओके जी, वर्क बी के बारे में दिया हुआ है, क्लियर। अभी वर्क ए वर्क बी दोनों नॉर्मल है आपके पास, ओके। अभी कुछ नहीं पता आपको ये लमसम कॉन्ट्रैक्ट है क्या है, कुछ नहीं। अभी सिंपली क्या है, सीमेंट इशू किया, सिक्योर्ड एडवांस, एडवांस पेमेंट पिछले महीने आपने इशू किया वो दिखा रहा है। वर्क बी के बारे में भी कुछ नहीं बता रहा अभी, ठीक है। और आगे जाने के बाद ये यहाँ पे बताता है सेकेंड अराइवल ऑफ वर्क ए, यहाँ पे क्या बताता है, अप टू डेट वैल्यू वर्क डन, और नहीं इसमें भी कुछ नहीं है, ये वाला है। वर्क सी जो आपका है, नया जो वर्क है वर्क सी, इसमें जो है आपको लमसम कॉन्ट्रैक्ट बता नहीं रहा है, लेकिन ये एडिशनल अल्ट्रेशन से आपको पता चल रहा है, ठीक है, कि ये आपका लमसम कॉन्ट्रैक्ट है। वैल्यू वर्क डन एडिशनल अल्ट्रेशन, जहां भी इस तरह से दिया रहे रिड्यूस बाय सिक्योरिटी, तो ये आपका क्या है, लमसम कॉन्ट्रैक्ट। कभी कभी तो साफ साफ बता देगा कि वर्क सी आपका जो है वो लमसम कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अगर ना भी बताए तो भी आपको इससे पता चल जाएगा एडिशनल अल्ट्रेशन। उसने वैसे यहाँ बताया हुआ है वर्क सी बीइंग एग्जीक्यूटेड ऑन लमसम कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे शो कर रखा है। इशूड जीआई शीट फ्रॉम स्टॉक फॉर यूज ऑन वर्क सी बीइंग एग्जीक्यूटेड ऑन लमसम, बता दिया आपको। और दूसरी पहचान क्या है कि एडिशनल अल्ट्रेशन हमेशा लमसम में ही होगा, ठीक है, एडिशनल अल्ट्रेशन जो होगा वो लमसम में ही होगा। चलो पहली एंट्री आपकी इसमें ओपनिंग बैलेंस वर्क ए का और वर्क बी का, दो वर्क है। ठीक है जी, ये हो गया ओपनिंग बैलेंस आपका। वर्क ए में उसने बताया कॉस्ट ऑफ सीमेंट 20 टन सीमेंट आपने दे रखा है, उसकी वैल्यू है, ठीक है, 12,800 का सीमेंट दे रखा है। सीमेंट आएगा आपका यहाँ पे 12,480। देन सिक्योर एडवांस दे रखा है 20,000, ये यहाँ आ जाएगा, और एडवांस पेमेंट दे रखा है 15,000 का, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। वर्क बी के बारे में बताया उसने, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टर ऑन अकाउंट ऑफ सिक्योरिटी विदर्ड, आपको पता मैंने बताया, अभी बताया। ड्यू टू की वैल्यू, ड्यू टू मतलब माइनस साइन, ठीक है। तो ड्यू टू की जो वैल्यू है वो क्या है, वैसे भी सिक्योरिटी विदर्ड माइनस ही होता है, 3000 माइनस की वैल्यू है। और ड्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर फॉर 3 टन ऑफ स्टील हमने पहले उसको इशू किया है, जो हमें रिकवरी करनी है, दैट इज ड्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर। तो ड्यू फ्रॉम की वैल्यू दे रखी, ये प्लस वैल्यू हो गई आपकी। तो ये हो गया ड्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर 21,000, ये प्लस की वैल्यू हो गई। तो ये ड्यू फ्रॉम का मतलब हमने इसमें दे रखा है उसने कितना, 3 टन ऑफ स्टील इशू कर रखा है 21,000 का। और कुछ है, हाँ जी, सिक्योर एडवांस है 10,000, सिक्योर एडवांस तो यहाँ आ जाएगा। ये एंट्री दोनों प्लस माइनस करके जो 18,000 है आपका, 18,000 प्लस वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, 18,000 प्लस वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ड्यू टू ड्यू फ्रॉम समझ में आ गया, कुछ नहीं। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस आपका पोस्ट कर देंगे। टोटल कितना आ गया ये देख लो, 75480, ये आ गया 75480, ये आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस, क्लियर। अब जो भी डे टू डे की एंट्रीज हैं वो लिख लेते हैं। इसके बाद है पहली एंट्री, आपको इसमें डेट भी दे रखी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये है आपका 1 मई का ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस के सामने आप 1 मई लिख देना, डेट। ओपनिंग बैलेंस के बाद फर्स्ट एंट्री आपकी 3 मई की है, 3 मई की एंट्री देख लो जी, 3 मई की फर्स्ट एंट्री। और इसमें है इश्यूड जीआई शीट फ्रॉम द स्टॉक फॉर यूज ऑन वर्क सी,
ओके जी, वर्क सी के लिए जीआई शीट बीइंग एग्जीक्यूटेड ऑन लमसम बेसिस, उसने बता दिया कि जीआई शीट इशू कर रहा है, लेकिन ये वर्क सी जो है वो लमसम में है। Carriage charges paid by the above material as it was stipulated to be supplied at the site of work, important है। हमारा कॉन्ट्रैक्टर के साथ ये एग्रीमेंट है कि जो भी हम मटेरियल आपको इशू करेंगे वो साइट पे पहुंचाएंगे, ठीक है, और साइट पे पहुंचाया गया। तो इसमें 300 खर्च तो हुए हैं, लेकिन ये हम खुद बेयर करेंगे, डिपार्टमेंट खुद बेयर करेगा और इसको वर्क सब्सट्रैक्ट में पोस्ट करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्टर पर ड्यू नहीं किए जाएंगे, क्योंकि हमारा उससे ऐसा एग्रीमेंट इस केस में हुआ है कि हम आपको ये जो आइटम भेज रहे हैं जीआई शीट, ये हम आपको एट द प्लेस ऑफ वर्क सप्लाई करेंगे। तो इसमें अगर कुछ कार्टेज, हमारा कार्टेज क्यों लग रहा है, क्योंकि स्टोर से हम इसको ले जा रहे हैं साइट तक, तो वो खर्चा जो है वो हम खुद बेयर करेंगे, हमारा ऐसा एग्रीमेंट है। ओके, तो वर्क सी में जीआई शीट इशू करेंगे। पहली एंट्री वर्क सी, जीआई शीट, और अमाउंट कितना हो गया जी इसका? अमाउंट हो गया आपका 6000, और ये प्लस एंट्री तो 6000 करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये आपकी फर्स्ट एंट्री निकल गई। चलो जी, 7 मई में नेक्स्ट एंट्री है। 7 मई में अमाउंट पेड टू लेबर एंगेज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स फॉर वर्क बी। एक वर्क बी है, उसमें कुछ डिफेक्ट छोड़ गया कॉन्ट्रैक्टर, उसको हमें ठीक कराना पड़ा। दैट इज रिस्क एंड कॉस्ट, मैंने आपको बताया था। उसके बिहाफ पे अगर हम कुछ भी पेमेंट करेंगे उसको हम बोलते हैं रिस्क एंड कॉस्ट, दैट इज रिलेटेड टू वर्क बी। तो ये आपका हो गया रिस्क एंड कॉस्ट, ठीक है जी, रिस्क एंड कॉस्ट। अमाउंट देख लो, इसमें क्या करना पड़ा हमें, एक तो वेजेस पे करने पड़े 5000, जिसमें से अनपेड 300, उससे हमें मतलब नहीं है, हमने टोटल अमाउंट लेना है। 300 कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है, ग्रॉस अमाउंट टोटल जो है वो अमाउंट लेते हैं। उसके अलावा लेबर ने हमारे मटेरियल भी थोड़ा कंज्यूम किया, क्योंकि कुछ डिफेक्ट्स रिमूव करने थे, कुछ सीमेंट वगैरह, कुछ बालू वगैरह यूज करी होगी, तो एक तो हमें वेजेस देने पड़े, दूसरा हमारा मटेरियल भी खर्च हुआ, तो टोटल 6000 रुपीज हमें उससे वसूलना है। तो उसके खाते में हम 6000 चढ़ा देंगे रिस्क एंड कॉस्ट, जो उसके बिहाफ पे हमें खर्चा करने पड़ रहा है डिपार्टमेंट को। ये काम उसका था, लेकिन करना हमें पड़ रहा है, ठीक है जी, तो हम उससे वसूल लेंगे, यहाँ डैश हो जाए। क्लियर? देन इसके बाद 10 मई की एंट्री है। 10 मई में आ जाओ जी, थर्ड एंट्री। कॉन्ट्रैक्टर पी रिटर्न सरप्लस क्वांटिटी ऑफ 2 टन्स ऑफ सीमेंट इश्यूड टू हिम फॉर वर्क ए। वर्क ए की बात आ गई। स्टुपुलेटेड रेट बताया उसने 600 प्लस 4% स्टोरेज चार्जेस। ये रेट है कि 600 से हमने, स्टोरेज चार्जेस तो हम लेते नहीं है, जब भी सरप्लस मटेरियल रिटर्न की बात होती है स्टोरेज चार्जेस का कोई कंसिडरेशन नहीं होता, ठीक है। स्टोरेज चार्जेस जब हम इशू रेट जो लिखते हैं उसमें प्लस करके स्टोरेज चार्जेस हम उसको मटेरियल इशू करते हैं, लेकिन अगर सरप्लस क्वांटिटी रिटर्न आ रही है आपके पास तो स्टोरेज चार्जेस का कोई रोल नहीं। कंपेयर करने के लिए सिंपली इशू रेट को देखा जाता है। वो इशू रेट इस समय है 600 पर टन, बट मार्केट रेट है 550 पर टन। तो विच एवर इज लीस्ट वाला हिसाब है, हमें उसको पेमेंट कर रहे हैं, एक तरह से रिफंड कर रहे हैं, ये समझ लो आप, पैसे दे रहे हैं। तो 600 इशू रेट था जो हमने इशू किया था, लेकिन मार्केट में 550 रेट है, तो अब हम कम वाले से देंगे, उसको पैसे देने इसलिए, और उसका हमें जो मटेरियल है वो एडजस्ट करना है, तो 550 के रेट से हमें देंगे। ओके जी, पहली बात। चलो जी, तो ये हो गया रिलेटेड टू वर्क ए। पहले वर्क ए लिख लेते हैं। वर्क ए में 2 टन ऑफ सीमेंट है, तो 2 टन सीमेंट जो हमने उसको दे रखा था वो रिटर्न हो गया। ओके जी, तो दो रेट है 600 और 550। हम लीस्ट वाले से लेंगे क्योंकि हमें उसको पैसा देना है, गवर्नमेंट का नुकसान नहीं करना है। तो 550 इंटू 2 ये हो गया आपका 1100। तो 1100 उसके हम एडजस्ट कर देंगे, और माइनस एंट्री है तो करस्पॉन्डिंग एंट्री यहां जाएगी। क्लियर? और इसमें एक एंट्री, कैरेज चार्जेस इनकर्ड बाय द डिपार्टमेंट टू कैरी टू द स्टोर्स। पिछले वाले में एग्रीमेंट था, इसमें नहीं है। तरीका क्या होता है, बाय डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्टर को स्टोर्स आना चाहिए, वहां से माल लेना चाहिए और साइट पे जाना चाहिए, ठीक है जी, ये तरीका होता है। अगर रिटर्न कर रहा है तो साइट से स्टोर्स तक लाके छोड़ के जाना चाहिए, ये तरीका होता है बाय डिफॉल्ट। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें कैरेज जो है वो हम पे कर रहे हैं वर्क साइट से और स्टोर्स तक लाने के लिए। अगर हम पे कर रहे हैं तो हम उससे वसूलेंगे फिर। तो ये भी क्या है, एक तरह से कार्टेज चार्जेस या रिस्क एंड कॉस्ट भी आप कह सकते हो, एक ही बात है। आप समझने के लिए इसको लिख लो, कैरेज चार्जेस।
कैरेज चार्जेस, और ये 300 उस पर हम ड्यू कर देंगे। पिछले केस में ऐसा नहीं था, क्यों नहीं था जी? पिछले केस में नहीं था क्योंकि हमारा ऐसा एग्रीमेंट था, वहां मटेरियल सप्लाई करने की बात थी, यहाँ रिटर्न की बात है, दोनों सेम है। लेकिन बाय डिफॉल्ट हमें मटेरियल जो है, कॉन्ट्रैक्टर मटेरियल हमारे स्टोर से ले जाएगा, स्टोर्स पे छोड़ के जाएगा अगर सरप्लस है उसके पास। तो पहले वाले में केस में एग्रीमेंट था, किस में एग्रीमेंट था? जीआई शीट के लिए हमारा एग्रीमेंट था कि हम आपको साइट पे देंगे, तो हम मजबूर है फिर कि आपको हम साइट पे सप्लाई करेंगे, जो भी खर्चा होगा हम बियर करेंगे और उसको हम वर्क सब्सट्रैक्ट में लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्टर से उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन ये वाला क्योंकि सरप्लस मटेरियल है और बाय डिफॉल्ट ऐसा कोई एग्रीमेंट भी दिया नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपको कहां देना चाहिए? हमें लाके स्टोर्स पे देना चाहिए, आपने वहीं छोड़ दिया साइट पे, वहां से हमें ढोके लाना पड़ा उसको स्टोर्स तक, तो वो 300 हम आपसे वसूलेंगे कॉन्ट्रैक्टर से। ये एंट्री हुई। देन उसके बाद 12th में की एंट्री, 12th में की एंट्री देख लो जी। इसमें आरेबल है, तो आरेबल कौन सा है? सेकंड आरेबल ऑफ वर्क ए, वर्क ए चल रहा है और इसका सेकंड आरेबल, सेकंड आरेबल। चलो जी, इसमें आपको बता दिया गया अप टू डेट वर्क डन 6,20,000, ये हो गया आपका 6,20,000, ठीक है जी। और उसके बाद बताया गया वैल्यू वर्क डन अप टू लास्ट बिल, लास्ट बिल तक का जो था प्रीवियस है वो बता दिया 430, तो 620 माइनस 430 करेंगे तो बैलेंस अमाउंट आ जाएगा, दैट इज आवर सिंस प्रीवियस बिल, वो आ जाएगा आपका 190, तो ये फिगर हो जाएगी आपकी 190। क्लियर? अप टू डेट वर्क डन हम यहां डालेंगे ए फिगर में 6,20,000 माइनस जो प्रीवियस बिल था आपका 430, वो माइनस करने के बाद एफ फिगर आ जाएगी आपकी, एफ फिगर है, एफ फिगर आ जाएगी 190, यहां लिखेंगे। क्लियर? ए माइनस प्रीवियस ए इज योर एफ फिगर। वैल्यू वर्क डन सिंस प्रीवियस बिल क्या होता है? अप टू डेट वर्क डन माइनस वर्क डन अप टू प्रीवियस बिल, तो ये आपका एफ फिगर होता है। चलो जी, ये भी हो गया। और उसने बोला एडवांस पेमेंट, सिक्योर एडवांस एंड अदर रिकवरीज एडजस्टेड इन फुल, ये बोला सारी रिकवरीज करनी है, जो भी रिकवरीज बन रही है सारी रिकवर कर लो। इसका मतलब इसके बाद उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी, क्लोजिंग बैलेंस में भी शायद नहीं आए। सिक्योरिटी डिपॉजिट रिकवर्ड 2.5% ऑफ द वैल्यू वर्क डन, वो हमें लेना नहीं क्योंकि वो 8B की रिकवरी है। तो इसका मतलब हमें ए से रिलेटेड जो भी था सब कुछ रिकवर करना है। ए से रिलेटेड क्या था? 15,000, ये रिकवर कर लो जी। कभी कभी वो अमाउंट बता देता है कि भाई 20, उसमें से 10 रिकवर कर लो, या एडवांस इतना रिकवर कर लो, लेकिन इसमें कह रहे हैं सारी रिकवरीज करनी, तो वर्क ए में 20,000 की ये रिकवरी है। क्लियर? वर्क ए में यहां कितना है? दिस, इसको माइनस करना है, आप यहां देख लो रखना, ये रिकवरी हमें इसको एडजस्ट करना है 12,480, माइनस फिगर हो जाएगी। 1100 को एडजस्ट करना है, मतलब उसको देना है एक तरह से, तो ये प्लस 1100 हो जाएगा। ठीक है जी, जो उसका मटेरियल रिफंड आया था उसके पैसे देने। 300 कैरेज चार्जेस है, ये रिकवरी करनी है उससे। ये एंट्री आपकी एक एंट्री बनेगी और वो सेकंड आरेबल में इसकी पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है जी, ये वैल्यू आपकी आती है 11,680, 11,680, और ये माइनस फिगर है इन तीनों का टोटल। ठीक है जी, सारी रिकवरीज और सारे एडजस्टमेंट होने के बाद 4 + 5 + 6 = 8 - 9 होता है, तो 8 की वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगी। आरेबल का कॉन्ट्रैक्ट लेजर का यही फंडा है, तो ये वैल्यू आपको मिल रही है जी 143320, 143320। और मैंने आपको पहले बताया अगर ये इन तीनों का टोटल माइनस है तो ये वैल्यू इससे कम होगी, और इसका डिफरेंस जो है इन तीनों के बराबर होता है, तभी हम लोग तो निकालते हैं जैसे 4 + 5 + 6 = 8 - 9, तो ये वैल्यू उतनी ही इससे कम होगी। अगर इन तीनों का टोटल जो है वो प्लस है तो ये वैल्यू ज्यादा होगी इससे, और उतनी ज्यादा होगी जितना इसका टोटल है। ठीक, चलो जी, ये एंट्री आपकी हो गई वर्क ए से रिलेटेड। नेक्स्ट एंट्री है 15 मई की, 15 मई की एंट्री है। इसमें क्या है? फर्स्ट आरेबल फॉर वर्क सी, ये वर्क सी जो है वो आपको पहले से पता है कि ये आपका लमसम कॉन्ट्रैक्ट पे, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। वर्क सी फर्स्ट आरेबल, वर्क सी में फर्स्ट आरेबल, चलो जी, सबसे पहले तो ये लमसम कॉन्ट्रैक्ट है, ध्यान रखना लमसम कॉन्ट्रैक्ट है तो इसका मतलब वैल्यू वर्क डन नहीं होगा इसमें, एफ फिगर नील होगी। एफ फिगर सिर्फ लास्ट बिल में हम लिखते हैं जब हम एक बार मेजर करते हैं, इन बिटवीन हम मेजरमेंट करते ही नहीं इसमें। क्लियर? और दूसरा मैंने बताया था इसमें क्या क्या होता है आपका,
इसमें वर्क डन होगा, इसमें वर्क डन दिया हुआ है आपका, देखो 40,000। एडिशन और ऑल्ट्रेशन होंगे, एडिशंस एंड ऑल्ट्रेशंस, ये आपको दे रखे हैं 10,000। ओके जी। और इसमें हम सिक्योरिटी विथहल्ड या सिक्योरिटी डिपॉजिट जो भी दिया होगा उसको हम माइनस करेंगे। अगर परसेंटेज है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा उसमें, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद उसके बाद आप सिक्योरिटी डिपॉजिट माइनस करोगे। अगर 2.5% या जो भी परसेंट दिया है वो 50,000 का परसेंट लेना पड़ेगा, सिर्फ 40 का नहीं 50 का लेना पड़ेगा। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है सिक्योरिटी विथहल्ड, टोटल ये हो गया, और लेस सिक्योरिटी विथहल्ड। सिक्योरिटी विथहल्ड है तो अमाउंट दिया होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट है तो परसेंटेज दिया होगा, जनरली 2.5 ही लेते हैं। तो इसका परसेंटेज लेना है ना कि 40,000 का, वो माइनस करना है सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर होगा। यहां तो सिक्योरिटी विथहल्ड है, अमाउंट है आपका 5,000, ये माइनस कर देंगे तो 45,000। ये 45,000 विल बी पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर इन द फॉर्म ऑफ एडवांस पेमेंट। तो ये 4 नंबर कॉलम में इसकी एंट्री होती है, ये मैंने आपको बताया लमसम कॉन्ट्रैक्ट में। वर्क सी में आ जाओ जी, ये हो गया आपका फर्स्ट आरेबल और ये हो गया 45,000। क्लियर, ये एंट्री बन गई। और इसमें लमसम में बस इतनी सी बात है, वर्क डन प्लस एडिशन ऑल्ट्रेशन, जो टोटल आएगा उसमें से सिक्योरिटी डिपॉजिट है तो परसेंटेज में होगी, वो 50,000 के ऊपर कैलकुलेट करना है। अदरवाइज सिक्योरिटी विथहल्ड होगा, वो माइनस करके जो पेमेंट आती है उसको कॉलम नंबर 4 में एंट्री कर देनी, दैट्स ऑल। 9 नंबर कॉलम डैश रहेगा लमसम कॉन्ट्रैक्ट में, वैल्यू वर्क डन होगा तब भी डैश रहेगा। इसमें कब एंट्री आएगी, जब ये फाइनल बिल होगा तब, ठीक है जी। उसमें एक एंट्री लास्ट में आएगी क्योंकि मेजरमेंट लास्ट में ही होता है। चलो जी, और इसमें क्या है, उसने कहा सिक्योर एडवांस देना है 6,000, सिक्योर एडवांस दे देते हैं जी। और एंट्री क्या है, कॉस्ट ऑफ जीआई पाइप रिकवर्ड, कॉस्ट ऑफ जीआई पाइप रिकवर्ड 2,000, उसने कहा 2,000 की रिकवरी करनी है। जीआई पाइप वर्क सी में कहीं दिया होगा इसमें, उसमें से 2,000 की आप रिकवरी कर लो। ओके जी, सिक्योरिटी विथहल्ड आपने एडजस्ट कर ही दिया, ये एंट्री बन गई। अब क्या है इसमें, 4 + 5 + 6 9 तो कुछ है ही नहीं, इन तीनों को टोटल करके आपको यहाँ पे एंट्री कर देंगे। तो 45 और प्लस ये हो गया 49, ठीक है जी। लमसम हो गया, कुछ नहीं लमसम। एक और क्वेश्चन आपको कराएंगे 17 क्वेश्चन, उसमें भी शायद, उसमें हिडन एंट्रीज है बेसिकली, शायद एक लमसम भी उसमें है एंट्री करके। ये 15 तक की आपकी एंट्री हो गई, क्लियर। चलो ओके जी, वर्क सी तक आपका हो गया, 15 मई तक का एंट्रीज आपकी हो गई। एक इसमें लास्ट एंट्री और है जो मैंने आपको एक बार बताया था, आरएबल में एक स्पेशल एंट्री आई थी सीजीए के एग्जाम में। 22 मई की एंट्री है, डेबिट रिसीव फ्रॉम मैकेनिकल डिवीजन टुवर्ड्स हायर चार्जेस ऑफ रोड रोलर एडजस्टेड टू कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट फॉर वर्क बी, ठीक है जी। इसको मुझे एडजस्ट करना है, हायर चार्जेस ऑफ रोड रोलर की एंट्री है, दिस इज टू बी एडजस्टेड इन कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट, ठीक है। तो ऑलरेडी डेबिट हो गया है, इसको आपको कंसिडरेशन में लाना है, और ये नेक्स्ट आरएबल में आपको इसको रिकवरी करनी है 8A में, ठीक है। तो हायर चार्जेस आपको बताया था मैंने, रोड रोलर या जो भी टूल्स एंड प्लान्स ऑलरेडी डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट, ये उस तरह की एंट्री है, तो इसको हम 8A में एडजस्ट करते हैं। अभी हम उस पर ड्यू करेंगे, फिर रिकवर करेंगे नेक्स्ट आरएबल में। तो इसकी सिंपली एंट्री है ड्यू फ्रॉम वर्क बी में, देख लो ये हमें उससे रिकवर करना है, ठीक है। ड्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर, राइट, 3,000 रुपीज की उस पर हम ड्यू कर रहे हैं और इसको रिकवर कर लेंगे नेक्स्ट आरबी में। ये 8A की ही रिकवरी, इतना अमाउंट जो है ड्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर है। और ये हो गई आपकी 7 एंट्री, लास्ट एंट्री आपकी 22/5 की। ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट होता है। चलो जी, इसके बाद इसको टोटल कर लेते हैं और क्लोजिंग बैलेंस निकाल दो। 10 नंबर की जरूरत नहीं है आपको टोटल करने की, इसको टोटल करेंगे 15, ये कितना आ जाएगा जी 45,000, ओके। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 16,000, ये हो गया आपका 16,000, राइट। इसको टोटल करेंगे तो आप कैलकुलेटर पे करके देख लेना, इसको टोटल करने के बाद कितना आएगा बैलेंस, 31,000, राइट। अब ये 3 वर्क है आपके पास, A, B और C, ठीक है। ए आप फुल्ली एडजस्ट कर चुके हो, क्वेश्चन में दिया हुआ था ऑल रिकवरीज मेड, तो ए में कुछ नहीं बचा है। वैसे भी आप चेक कर सकते हो, ए में अगर आप जाओगे तो 15,000 -15 खत्म,
ए में जाओगे 20,000 माइनस 20,000 खत्म, ए में जाओगे दिस और माइनस दिस प्लस दिस, सब इसमें एडजस्ट हो चुका है। तो वर्क ए बिल्कुल नहीं बचा है। अब बचे आपके पास दो वर्क, दैट इज वर्क बी एंड सी। वर्क बी और वर्क सी बचे, उसमें बाइफर्केशन आ जाएगा। उससे पहले आप क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो, यहां पे क्लोजिंग बैलेंस आएगा और यहां पे आएगा ओपनिंग बैलेंस। ठीक है जी, ओपनिंग बैलेंस आएगा आपका 1 जून को, ये खत्म हो गया 1 जून को आएगा। अच्छा, ये तीनों वैल्यूज प्लस है, तो मैंने आपको बताया था अगर ये तीनों प्लस है तो इसको पहले टोटल कर लो, जल्दी हो जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी आएगी, ये छोटी आएगी, इसको टोटल कर लो कितना आ जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, मतलब क्लोजिंग बैलेंस राइट साइड में आएगा, ये पक्की बात है। ये हो गया आपका 283100। इसमें ओपनिंग बैलेंस भी जोड़ना है, ध्यान रखना 283100 और क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया माइनस करने के बाद 92,000। ठीक है जी, ये पक्की बात है कि 92,000 जो है वो इन तीनों के टोटल के बराबर होना चाहिए। तो आपका क्रॉस टैली हो जाता है दिस प्लस दिस प्लस दिस, 92,000 होना चाहिए और यही अगले महीने क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, अब बाइफर्केशन मैंने आपको बताया ए खत्म हो चुका है, सिर्फ बी और सी बचे हैं। तो बी और सी में जो वैल्यूज हैं कैलकुलेटर से बी वाइज वर्क वाइज टोटल करना है और लिखना, और कुछ नहीं करना, और वो भी लेफ्ट साइड लिखना है। वर्क बी में यहाँ कुछ नहीं है जी, इधर कुछ नहीं है, वर्क बी में यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, वर्क बी में इधर आ जाओ जी 10,000, उसके बाद इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, 10,000 बचा हुआ है जो एडजस्ट नहीं हुआ। यहाँ पे थोड़ा टिपिकल होता है तो यहाँ कैलकुलेटर से कर सकते हो, अदरवाइज देखो 18,000 प्लस 6,000 प्लस 6,000 24 हो गया और 27,000 हो गया। ज्यादा एंट्रीज होंगी तो कैलकुलेटर पे कर लेना वर्क वाइज। और वर्क आपको सामने दिख रहा है 18,000, जो उसके सामने की वैल्यूज उनको कैलकुलेटर पे प्लस या माइनस करना, सिंपल। वर्क सी में आ जाओ जी, वर्क सी कहाँ है, ये इधर वर्क सी देखो, यहाँ है, यहाँ कुछ है, यहाँ है, ये है। वर्क सी में क्या है 45,000। ठीक है जी, वर्क सी में 45,000। वर्क सी में यहाँ आ जाओ जी, इधर कुछ नहीं है, यहाँ पे ये आपको मिला 6,000। ओके जी, ये 6,000 वर्क सी में। अच्छा, वर्क बी में आ जाओ जी, वर्क सी में 6,000 और क्या है जी माइनस 2,000, इसका मतलब 4,000 यहाँ बचा है। और क्रॉस चेक कर लो 50,000 55,000, ये दोनों मिला के 16,000, ये दोनों मिला के 30,000। क्लियर है, और इनका टोटल भी क्या होगा 92,000, 100% होगा। इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, राइट। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है 2009 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इसमें नॉर्मल आरएबल है, एक लमसम कॉन्ट्रैक्ट पे है आरएबल। ठीक है जी, 2 कार्टेज चार्जेस की पेमेंट है, एक हम उससे वसूलते हैं, एक नहीं वसूलते। जो हम नहीं वसूल रहे हैं, ऐसा हमारा एग्रीमेंट है कि हम उसको जो है स्टोर से ले आकर साइड पे कुछ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, कार्टेज पेमेंट उसकी है, वो हम बियर कर रहे हैं, उससे उस पर ड्यू नहीं कर रहे हैं, उससे नहीं वसूलेंगे। दूसरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मल जो जनरल ट्रेडिशन है वो ये है कि मटेरियल उसको जो है साइड से स्टोर से लेके जाना चाहिए अपनी साइड पे, और स्टोर्स में ही छोड़ के जाना चाहिए। तो अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो उसको हम ड्यू करेंगे, जो भी हम खर्चा करेंगे उसके बिहाफ पे, और रिस्क एंड कॉस्ट है या कार्टेज है वो हम उस पर ड्यू करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में एक जगह लिखा है कि ऐसा एग्रीमेंट है कि हम उसको वहीं पहुंचाएंगे, तो अमाउंट है लेकिन लेना नहीं आपको। ठीक है, वो हम बियर करेंगे और उसको हम दिखाएंगे वर्क सब्सट्रैक्ट में दिखाएंगे, यहाँ पे नहीं दिखाते। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर आपसे।